हाय, आई एम मोहित। मैं आप सबका केडी कैंपस में स्वागत करता हूं और आज हम अपना प्रॉफिट लॉस का एक टॉपिक कोई भी स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस को शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो इन्हीं, चाहे आप प्री चाहे मेंस कुछ भी कर लीजिए, ट्रिक वगैरह सब अपनी अलग बातें हैं, बट प्रॉफिट या लॉस को अगर आपको पढ़ना है तो इसकी कुछ बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे वन बाय वन हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है ये पता होना चाहिए आपको। कॉस्ट प्राइस पे। लाभ या हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पर होती है। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। दूसरा इसका पॉइंट है कि कंडीशन है प्रॉफिट या लॉस की, कि कंडीशन क्या होंगी प्रॉफिट लॉस की। सेकंड कंडीशन, प्रॉफिट लॉस always calculated on price, not calculated on object। लाभ या हानि हमेशा कीमत पर निकाली जाती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब यही होता है, कीमत पर। इसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा आप कीमत पर निकाल सकते हैं, ना कि कभी भी वस्तुओं पर हो सकती है। जैसे एग्जांपल कि भाई कोई बंदा बोलता है आपको कि 3 वस्तुओं का मुझे फायदा हुआ या 4 वस्तुओं का मुझे फायदा हुआ, या कुछ भी बोले, उस पर आप प्रॉफिट परसेंट कभी नहीं निकाल सकते। ये बात समझ आई कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस, उस वस्तु की कीमत पर निकाली जाती है। ठीक है, यहां तक समझ आई। उसकी वस्तु की कीमत पर ही आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, तभी क्वेश्चन आपका हो पाएगा। थर्ड कंडीशन इसकी, नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट। जब तक नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु के जब तक ना हो जाए, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। बात समझ आई इतनी? नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट। जितनी वस्तु आपने खरीदी है उतनी ही आप ना बेच दें, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। समझ आ रही है इतनी बात? तो इनको ना मैं ऐसे ही नॉर्मली कंडीशन बता रहा हूं। इन कंडीशन का हर टाइप में मैं अपने आप बताता रहूंगा कि ये कंडीशन हमने तब पढ़ी थी, ये कंडीशन तब पढ़ी थी। एक एक करके कंडीशन को हम मतलब जब एक टाइप करेंगे, हम अभी तुरंत ही कर रहा हूं इसको, तो तब समझ में ज्यादा आएगा। बट अब ये याद रखना कि भाई नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट के तब तक नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। उसके बाद एक कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट का, अब पेपर में इतना प्रेशर होता है कि आप नहीं निकाल पाते, प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट बराबर, अगर आपको एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं? हमेशा याद रखिए, रुपए को डिवाइड कर दो आप ऑब्जेक्ट से, तो आप क्या निकाल सकते हो? एक वस्तु की कीमत निकाल सकते हैं। यहां से पेपर में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्या? प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो आप जो भी वहां पे रुपए दिए गए हो उसको ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, तो आप एक वस्तु की कीमत निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरी लास्ट कंडीशन आपकी प्रॉफिट या लॉस की, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस। एक जैसी जितनी भी वस्तुएं होंगी, एक जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनका कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम होगा। जैसे ये मार्कर है,
कोई भी कंपनी का मार्कर है, ये भी ब्लैक मार्कर है, ये भी ब्लैक मार्कर है, दोनों सेम कंपनी के हैं। अगर इसको बनने में 10 रुपए लगे हैं तो पक्की बात है इसको बनने में भी 10 रुपए लगे होंगे। ठीक है, मान लो ये टी शर्ट है मैंने पहन रखी है, इसी कंपनी की इसी कलर की जो भी टी शर्ट होगी, बनने में जितना प्राइस आया होगा दूसरी टी शर्ट को बनने में भी उतना ही प्राइस आएगा। अब कोई ये बात बोलने लगे कि भाई ये मार्कर 10 रुपए में बना, ये 12 में बना, तो झूठ बोल रहा है फिर वो। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इन कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ आई आपको? तो प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लाभ या हानि निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको कीमत का पता होना ज्यादा जरूरी है मुकाबले वस्तु के। तीसरी कंडीशन, नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं बता सकते प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक, लास्ट कंडीशन क्या थी? एक वस्तु की अगर आपको कीमत निकालनी हो, प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट निकालो। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप हिसाब लगा रहे कि 5 वस्तु 20 रुपए की, एक वस्तु, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है, प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या निकालना है कि रुपए जितने भी दिए गए हो, मेरे पास जितना भी प्राइस हो, आप उसको डिवाइड कीजिए किससे? वस्तु से। तुरंत आपका क्या निकल के आएगा? एक वस्तु की कीमत निकल के आती है। यहां तक बात समझ आई? दूसरा लास्ट कंडीशन ये है कि एक जैसी वस्तुओं की हमेशा कीमत सेम होती है। कीमत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। इतनी बात समझ आई? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कंडीशन। इसके बाद हम डिस्काउंट का देख लेते हैं, थोड़ा यही भी देख लेते हैं, रफ बाद में कर लेंगे। बट डिस्काउंट का एक ही याद रखना, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा, और किसी किसी किताब में छूट भी लिखा होता है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा देख लेना, इसकी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है या सही है, जो भी है देख लेना। बट्टा, डिस्काउंट कितना बोलते हैं? बट्टा। और इसको हमेशा कैलकुलेटेड किस पे करेंगे? ऑन एमआरपी। एमआर, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। ठीक है, हिंदी में इसको बट्टा बोलते हैं। बट्टा किस पे दिया जाता है बताइए? अंकित मूल्य पर। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आप मेंस तक के क्वेश्चन, बस इतनी सी ही बातों से मेंस के क्वेश्चन, इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम अब अपने क्वेश्चनों में देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्या करते हैं, पे पहुंचने से पहले अपने जो क्वेश्चन है उनको वैल्यू कंपेयर करना किसी को नहीं आता होगा, ना किसी ने आज तक सीखा होगा। आपको कैसे पता चलेगा किसके वैल्यू के मतलब इक्वल में कभी डिफरेंस रख देते हो, कभी कॉस्ट प्राइस डिफरेंस में रख देते हो, कभी आपको सेलिंग प्राइस इक्वल में रख देते हो किसी भी गिवन वैल्यू के। तो ये होता है कैसे, आपकी क्वेश्चन एक वैल्यू गिवन करेगा, वैल्यू डिवाइड में, ये वैल्यू है किससे रिलेट, ठीक है, और हमेशा यहाँ पे परसेंट या रेशियो की वैल्यू आती है। यहाँ पर हमेशा किसकी आती है? ये जो वैल्यू होगी ये क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और इनटू में हमेशा आएगा रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि क्वेश्चन जो भी हमसे पूछता है, पूछा क्या है। ठीक, यानी कि यहाँ पे परसेंट और रेशियो आता है। ठीक, ये जो वैल्यू है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, वैल्यू हमेशा क्वेश्चन देगा, जो भी सवाल आपके बोर्ड पे आया या कॉपी में एग्जाम में आया, वो सब वैल्यू कौन देगा? क्वेश्चन देगा। इसके नीचे आपको वैल्यू रिलेट करनी होगी, वो भी परसेंट और रेशियो की, और मल्टीप्लाई हमेशा उसकी करेंगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जो भी XYZ हमसे पूछा जाएगा उसी की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, वो भी किसकी? परसेंट और रेशियो की। अगर गिवन वैल्यू मेरी कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर की ही बात करूं, अगर गिवन वैल्यू मेरी क्या है? कॉस्ट प्राइस, तो नीचे भी क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, वो भी किसका? परसेंट और रेशियो का। अगर गिवन वैल्यू मेरी सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी क्या आएगा बताओ? सेलिंग प्राइस, वो भी किसका? परसेंट और रेशियो का। अगर गिवन वैल्यू मेरा प्रॉफिट है तो नीचे भी क्या आएगा? प्रॉफिट किसका? परसेंट या रेशियो का। अगर गिवन वैल्यू मेरी लॉस है तो नीचे भी क्या आएगा? लॉस, वो भी किसका? परसेंट या रेशियो का। ठीक, अगर मेरी गिवन वैल्यू एमआरपी है तो नीचे भी क्या आएगा आपका? एमआरपी किसका? परसेंट या रेशियो का। और मल्टीप्लाई हम उसकी करेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जो भी XYZ कुछ भी पूछा जाए। अगर मेरे से पूछा जाए सीपी बताओ, तो सीपी की मल्टीप्लाई किसकी?
परसेंट और रेशियो में जो भी मेरी कॉस्ट प्राइस होगी उसकी मल्टीप्लाई। अगर मेरे से सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस की, एमआरपी पूछा जाए तो एमआरपी की, प्रॉफिट पूछा जाए तो प्रॉफिट की, लॉस पूछा जाए तो लॉस की, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी वैल्यू की, जो हमारी परसेंट और रेशियो में होगी। इस चीज को समझने के लिए चार क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और उनको रिलेट करते हैं, इसका मतलब क्या है वैल्यू का। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोले, प्रॉफिट हुआ 14/7% और कॉस्ट प्राइस है मेरा 210 और आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में सीपी लॉस सेलिंग प्राइस 33 1/3% का मुझे लॉस हुआ हो और 990 मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी हो अगर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मेरा सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट दिया और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो 12 1/2% दिया हो, 810 और सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन है आपके सामने, कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी उसका, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करते हैं, जो भी मेरी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सबको याद होगा, वैसे तो ज्यादातर बच्चों को ये सब पता होता है, 14 2/7 की फ्रैक्शन होती है 1/7। ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। 14 इंटू 7 होता है 92, इसकी करते हैं हम मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं फिर इसमें ऐड। 14 इंटू 7 98 और दो जोड़ा तो कितना 100/7। अगर आप परसेंटेज को हटाते हो तो डिवाइड में शो आता है, अगर परसेंटेज को आप बनाते हो तो मल्टीप्लाई में शो आता है। जीरो से जीरो खत्म हुई तो 1/7। ठीक, कोई भी फ्रैक्शन आपकी p/q की फॉर्म में होती है, कोई भी फ्रैक्शन आपकी किस में होती है, p/q की फॉर्म में होती है। अब ये q जो है ये किसी भी चीज का ओरिजिनल पार्ट होता है, q किसी भी चीज का क्या होता है, ओरिजिनल पार्ट या मूल बोल सकते हो, या इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो वो क्यू से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और पी आपका रिलेट करता है कितनी वो वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई। ये इंक्रीज का साइन होता है, इसको हम इंक्रीज, हम अपने जब पढ़ेंगे तो इसका अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, और इसको नीचे करते हैं तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। बात समझ आई? तो p/q के फॉर्म में आती है। p का मतलब कितना क्या होता है कि कितनी वैल्यू वो इंक्रीज हुई, कितनी वैल्यू वो डिक्रीज हुई। q का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का ओरिजिनल पार्ट, यानी कि इसी में वो वैल्यू इंक्रीज होगी, इसी में वो वैल्यू डिक्रीज होगी। इतनी बात समझ आई? तो पढ़ते हैं, ये क्या कहता है भाई, किसी भी व्यक्ति को, मतलब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 210 और प्रॉफिट कितना हुआ 14 2/7%, तो सेलिंग प्राइस बताना था। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, अब सबको पता चल गया होगा 1/7। कितनी फ्रैक्शन होती है 1/7। ओरिजिनल पार्ट क्या है इसका 7। अगर कोई चीज मेरी 7 रुपए की थी, एक का मुझे प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचता हूं मैं, 8 में। ये सीपी है, ये एसपी है, ये सारा का सारा मेरा किसका है, परसेंटेज में। ये मेरी वैल्यू किसमें है, परसेंटेज में। 7 रुपए की मेरी वस्तु है, मैं 8 में बेचता हूँ, कितने का प्रॉफिट कमाता हूँ मैं, 1 का मैंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्वेश्चन के द्वारा रिलेट करूंगा। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया है बताओ, 210। 210 मेरा सीपी है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा मेरा सीपी। 210 मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस 7, और मल्टीप्लाई हम किसकी करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। मेरे से पूछा क्या गया, सेलिंग प्राइस बताओ, तो मल्टीप्लाई हम सेलिंग प्राइस की करेंगे यानी कि 8 की। अगर क्वेश्चन मेरे से पूछता प्रॉफिट कितना हुआ, तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम मल्टीप्लाई करते 1 की। समझे? तो 7 3 38, 240 मेरा इसका आंसर।
ठीक, और क्वेश्चनों को करते हैं। इतना समझ आया? इसको आप कॉपी कीजिए। 33 1/3% को हम बोलते हैं, इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं 1/3। कितना बोलते हैं? 1/3। 33 इंटू 3 99, और एक 100/3 हटाया तो डिवाइड में कितना आया? 100। तो इस 100 से ये खत्म हुआ तो ये 1/3 ऐसे आता है। ठीक, बाकी हम देख लेंगे, बहुत सारी परसेंटेज हैं जो मैं लास्ट में आपको बता के जाऊंगा, आप उतार भी सकते हो उनको। तो 33 1/3% को हम कितना बोलते हैं? 1/3। ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होती है। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? Q से। अगर कोई चीज मेरी 3 रुपए की थी, एक का मुझे लॉस हुआ, अगर कोई चीज मेरी कितने की थी? 3 रुपए की थी, और कितने का लॉस हुआ? एक का लॉस होता, तो मैं कितने में बेचता हूँ? 2 रुपए में। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक, गिवन वैल्यू क्या दी गई आपको? 990। आपको गिवन वैल्यू क्या दी गई? कॉस्ट प्राइस। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, लॉस के नीचे लॉस। तो 990 आपको क्या गिवन है? बोलिए। 990 आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए ये मेरा परसेंट वाला कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आया, और मल्टीप्लाई हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई करी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई की, तो 330066, ये मेरा आंसर होगा। इतना समझ आया? अब धीरे धीरे समझ में बातें पकड़ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? अब उस क्वेश्चन को करते हैं। 12 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे यार। 12 दूनी 12 इंटू 2 24, 125/2% हटाया तो डिवाइड में कितना आता है? 100। आप 4 से गया तो 1/8 ये ऐसा है। यहाँ तक बात समझ आई? इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, इस क्वेश्चन को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो 1/8 ये भी मेरा क्या होगा? P/Q होगा। तो Q मेरा ओरिजिनल पार्ट होता है। अगर कोई चीज 8 रुपए की है, ठीक, एक का मुझे क्या हुआ बोलो? प्रॉफिट हुआ, तो मैं कितने में बेचता हूँ? 9 रुपए में। ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी। ठीक है, यानी कि एक क्रय मूल्य और ये मेरा विक्रय मूल्य। एक का क्या हुआ? मुझे लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। एक का मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ, या प्रॉफिट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 810 वैल्यू क्या है बोलिए? सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे वैल्यू गिवन थी सीपी, इसलिए यहाँ पे सीपी नीचे आ रहा था। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरी सेलिंग प्राइस गिवन है, देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है तो नीचे भी क्या आएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 इंटू, हमसे अब की बार सीपी पूछा गया तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 9 9 जा 0, 9 8 जा 70, 720। अब वैल्यू कंपेयर करने के लिए, ये एसएससी में क्वेश्चन रिलेट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब टाइप 1 से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस का। बात समझ आ रही है? इतना सब उतार लीजिए आप। ठीक, अब तक जितनी भी किताबें हैं सब में क्वेश्चन ऐसा आता है, बट एसएससी अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछना शुरू करती है, तो हम एक डिफरेंस कर लेते हैं। अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सिंपल परसेंटेज में क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। वन बाय वन हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ए मैन sold a horse at 20% profit in ₹2400, 24,000। At what price should he sell it to gain 30% profit? ठीक है, यही क्वेश्चन अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए वो दे सकता है आपको। कि मैन sold a horse at
16/3% profit in 42,000 rupees, 42,000 at what price should he sell it to gain 33.1/3% प्रॉफिट। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। एक व्यक्ति एक घोड़े को 20% के लाभ पर बेच देता है 24,000 रुपए में। वह इसको किस मूल्य पर बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो, बोलिए 30% का प्रॉफिट हो। वहीं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे बोल सकता है कि एक व्यक्ति किसी घोड़े को 16/2/3% के लाभ पर बेचता है 42,000 रुपए में। वह इसको किस मूल्य पर बेचे कि उसे प्रॉफिट कितने का हो, 33/1/3% का लाभ हो। ठीक, जब आपको परसेंटेज सिंपल दे, यानी कि बिना फ्रैक्शन की दे, 10, 20, 30, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 35 कुछ भी दे XYZ, आप हमेशा 100 को कंसीडर करके क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 100। मैं मान लेता हूं अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए का था, तो मैंने घोड़े को कितने परसेंट पे बेचा, 20% के मैं प्रॉफिट पे बेचता हूं। कितने पे बेचता हूं, बोलिए 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूं। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, बोलिए 120 होगा। ठीक, जब मैं इसी घोड़े को कितने पे बेचूं, 30% के प्रॉफिट पे बेचूं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 होगा। ठीक, अगर मेरी कोई चीज 100 रुपए की है, इसका क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100। 20% के अगर मैं इसको लाभ पे बेचता हूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 होगा। अगर उसी घोड़े को मैं 30% के लाभ पर बेचूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 130। तो कितने रुपए अधिक में, अगर पूछ ले कितने रुपए अधिक में, कितने रुपए अधिक में, 10 रुपए अधिक में, यानी कि 10 रुपी मोर। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन था मेरा, ये सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ा अब तक, ये सारा का सारा मेरा परसेंट में है। किसमें है, परसेंट में। कि भाई मेरी 100 रुपए की कोई चीज है, 20% का प्रॉफिट कमाया तो 120 में बेचता हूँ। 100 रुपए की कोई चीज है, 30% का प्रॉफिट कमाया तो 130 में बेचता हूँ, 10 रुपए ज्यादा बेचता हूँ। ये मेरा परसेंटेज। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी परसेंट को सोल्व करना होता है, बिल्कुल ठीक। फिर आप वैल्यू को कंपेयर करोगे। वैल्यू क्या गिवन है आपको, यहीं पे लिख लेते हैं। वैल्यू क्या गिवन है कि 24,000 मेरा, बोलिए क्या है, 24,000 मेरा सेलिंग प्राइस है 20% प्रॉफिट का। 24,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है 20% के लाभ का। तो देखिए सेलिंग प्राइस है 20% के प्रॉफिट का, तो नीचे भी अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस होता तो नीचे भी कॉस्ट प्राइस, 20% का सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी 20% का सेलिंग प्राइस, अगर 30% का सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी 30% का सेलिंग प्राइस। यानी कि जैसी मेरी वैल्यू होगी वैसा ही इसके नीचे परसेंट या रेशियो की वैल्यू आती है। बात समझ पा रहे हैं। तो 24,000 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है 20% के प्रॉफिट का। तो नीचे भी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 20% के प्रॉफिट का, पर आएगा कौन सी वैल्यू, हमेशा परसेंट वाली। तो परसेंट में मेरा 20% के प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना है, 120। और मल्टीप्लाई हम किसकी करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, इसको किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% का प्रॉफिट हो। बताइए इसको किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% का प्रॉफिट हो, बोलिए 130 में। तो ये 130, ये 0 से 0, 12 दूनी 13 दूनी 26, यानी कि 26,000 मेरा आंसर होगा। ये बात समझ पाए। वैल्यू कंपेयर कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए, यही क्वेश्चन किस में आ जाए, फ्रैक्शन में, तो 16/3% को
16 2/3% को हम कर चुके हैं 1/6। 16 2/3% को हम क्या बोलते हैं 1/6, और 33 1/3% को हम बोलते हैं 1/3। बात समझ पा रहे हैं? और कोई भी फ्रैक्शन हमेशा p/q की फॉर्म में होती है। कोई भी फ्रैक्शन किस में होती है? p/q की फॉर्म में होती है। कोई भी x/z कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो तो वो हमेशा किस में होगी? p/q के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब बोलिए q मेरा क्या होता है? हमेशा बोलो ओरिजिनल यानी कि मूल। अगर मेरी कोई चीज 6 रुपए की थी, मैं एक के प्रॉफिट में बेचता हूं तो कितने में बेचता हूं? 7 रुपए में। कोई मेरी चीज कितने की थी? 6 रुपए की, एक का प्रॉफिट तो कितने में बेचता हूं? 7 रुपए में। अगर वही चीज मेरी 3 रुपए की थी, एक का प्रॉफिट तो मैं कितने में बेचता हूं? 4 रुपए में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस। याद करो जब मैंने बेसिक बताया था तो एक ही वस्तु के कभी भी दो कॉस्ट प्राइस नहीं होते सकते। सेम ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस। एक ही घोड़े को दो बार बेचने की बात की है तो एक ही घोड़ा तो उसका क्रय मूल्य भी एक ही होगा। यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकते हैं, एक बात सीखते हैं। देखिए, अगर आपको कभी भी मान लो ए और बी दिया है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 4 है, ये 5, और मुझे ए की वैल्यू को सेम करना है। मुझे ए की वैल्यू को क्या करना है? बोलिए, सेम करना है। किसी भी चीज को आप इक्वल करना चाहते हैं तो उसकी आपस में ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी चीज को आप इक्वल करना चाहते हो तो उसे क्या कर दो? आपस में उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मान लीजिए कोई भी है, आप इन दो चीज, ये दो है ब्लू, ये ब्लैक, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, अगर इसको मैं इक्वल करना चाहता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बताइए मैं इक्वल किसको करना चाहता हूँ? ए की वैल्यू को इक्वल करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई 4 ऊपर कर दूं और 3 नीचे कर दूं, इसकी गुना ऊपर कर दूं, इसकी नीचे कर दूं। देखिए 4 3 12 और 4 3 12, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12 हो गया। पर मैथ का ये नियम होता है, मैथ का एक रूल है, जैसा आपने इसके साथ किया वैसा ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में करोगे। यानी कि 4 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करोगे और 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करोगे। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना हो गया? 12 8 12 15। ए की वैल्यू सेम हुई। ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देख, तो 16 2/3% को 1/6 यानी कि 6 की चीज को मैं 7 में बेचता हूँ। 1/3 कितना? 3 रुपए की चीज को मैं कितने में बेचता हूँ? 4 रुपए में बेचता हूँ। ठीक है, तो अब एक जैसी वस्तुओं की हमेशा कॉस्ट प्राइस अलग अलग नहीं होती। सेम ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस। कितनी भी वस्तुएं आपकी एक जैसी हो या एक हो, उनका क्रय मूल्य कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, उनका कॉस्ट प्राइस सेम होगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। या तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जाएगा ये, या फिर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोई कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल कर देगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इतना माइंड काम कर रहा है ना शुरू में पहले दिन ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना आप 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो और 6 की मल्टीप्लाई नीचे करो, सिंपल सा तरीका ही है। ठीक, और जैसा मैथ का ही नियम है, जैसा आपने इधर किया वैसा ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करोगे। यानी कि मल्टीप्लाई 3 यहाँ करोगे, मल्टीप्लाई 6 यहाँ करोगे, तो क्वेश्चन आपका पहले जैसा बन जाएगा आपका। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? 18 रुपए की चीज को आप कितने में बेचते हो? 21 में बेचते हो। 18 की चीज को आप कितने में बेचना चाह रहे हो? 24 में बेचना चाह रहे हो। तो ये 21 मेरा, ये 18 मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये मेरा हो जाएगा 16 2/3% का सेलिंग प्राइस। ये मेरा हो जाएगा 33 1/3% का प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस। ठीक, वैल्यू कंपेयर करते हैं। आपको वैल्यू क्या दी है? 42,000 रुपए। 42,000 यहाँ लिख लेते हैं इसको रफ करके। 42,000 सेलिंग प्राइस है 16 2/3% के प्रॉफिट का। तो नीचे क्या आएगा? 16 देखिए मैं लिख देता हूँ, 16 2/3% का प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस है। तो नीचे भी क्या आएगा? 16 2/3% के प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 16 2/3% के प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस है आपका 21। और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि भाई इसको किस मूल्य पर बेचें कि 33 1/3% का प्रॉफिट हो। तो किस मूल्य पर बेचें? अगर मुझे 33 1/3% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचें?
24 में। तो ये कितने से चला गया, 2000 से, और ये 24 दूनी 48, यानी कि 48,000 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप ये मैं अभी क्वेश्चन समझाया, अभी आपको समझाया मैंने क्वेश्चन, तो एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा से वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं कि कितना आपने सीखा है। ठीक है, फिर से देखते हैं। अगर क्वेश्चन मेरा सिंपल परसेंटेज में आता है तो मैं कॉस्ट प्राइस को कितना मान लूं, 100 मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, 100। ठीक है, और 12% का अगर मुझे प्रॉफिट होता है, 12% का प्रॉफिट, तो मैं इसको कितने में बेचता हूँ, 112 में। अगर मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, 17% का प्रॉफिट होता है, अगर मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, 17% का प्रॉफिट होता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 117। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये 112 क्या है बताइए, 112 क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है किसका, 12% के प्रॉफिट का। ठीक, मेरा ये 117 क्या है, सेलिंग प्राइस है मेरे 17% के प्रॉफिट का। इतनी बात समझ आई? अब वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 3360, सेलिंग प्राइस है मेरा 12% के प्रॉफिट का, तो नीचे भी क्या आएगा, मेरा 12% के प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस कितना, 112। मल्टीप्लाई हम किसकी करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि भाई आप इसको किस मूल्य पर बेचो कि इसके कितने का प्रॉफिट हो, 17% का प्रॉफिट हो। तो मैं इस 100 रुपए की चीज को 17% के प्रॉफिट पे अगर मैं बेचूं तो कितने में बेचा जाएगा, 117 में। तो मल्टीप्लाई किसके कर दो, 117 की। तो ये मेरा 30 से चला जाएगा, है ना, 12 30 0, 7 3 21, इसका आंसर आ जाएगा। 3 से 30 से चला गया, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3510 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए आपका फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले फ्रैक्शन सोल्व करो। 11 1/9 को हम बोलते हैं 1/9, और 3 1/3 को हम बोलते हैं 1/30। तो कोई भी क्वेश्चन मेरा p/q होता है। q मेरा क्या होता है बोलिए, ओरिजिनल पार्ट। अब तो सीख गए होंगे p का मतलब क्या होता है, कितनी वैल्यू वो इंक्रीज हुई, कितनी वैल्यू वो डिक्रीज हुई। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो अब 1/9 को हम कितना बोल सकते हैं कि भाई 9 रुपए की कोई चीज है मेरी, 1 रुपए का क्या होता है प्रॉफिट हुआ, तो मैं कितने में बेच दूंगा इसको, 10 रुपए में। अब 1/30 भी मेरा क्या होगा, p/q, और q मेरा क्या होता है, किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी का भी जड़ें जो होती हैं वो नीचे ही होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो वहीं से ही किसी, मान लो एक पेड़ है, तो यार पेड़ की जड़ नहीं होगी तो ये पेड़ कहाँ से होगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को करने की रूट होती है। ठीक, तो यहीं से ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक, तो 30 रुपए की अगर कोई चीज है, 30 की मेरा कॉस्ट प्राइस है, एक का मैं प्रॉफिट कमाता हूँ तो कितने में बेचता हूँ उसको, 31 में बेचता हूँ। ये मेरा कॉस्ट सीपी होगा, ये मेरा एसपी होगा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि एक जैसी वस्तुओं की हमेशा कॉस्ट प्राइस सेम होती है। समझ आ रही है इतनी बात? कोई भी चीज अगर एक जैसी है उसका कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा बोलिए, इक्वल होगा। क्या यहाँ पे इक्वल है? अगर इक्वल नहीं है कॉस्ट प्राइस तो इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इसकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 30 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 9 की मल्टीप्लाई नीचे। मैथ का ये नियम है, जैसा आपने इधर किया वैसा ही आप इधर करोगे, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 9। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि 9 3 27, 270 की कोई चीज है, मैं कितने में बेचता हूँ, 300 में। मुझे बेचनी कितने में है, 9 279 में बेचनी। बात समझ पा रहे हैं? बेचनी कितने में, 279 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा 119% का, ये 3 1/3% का प्रॉफिट, ये भी मेरा प्रॉफिट। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है किसका, जब मैंने 11 1/9% का प्रॉफिट कमाया था। ये मेरा सेलिंग प्राइस है कब का, जब मैंने 3 1/3% का प्रॉफिट कमाया था। इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो वैल्यू क्या गिवन है बताइए, 18,000, इसको रख कर देते हैं, 18,000 मेरा सेलिंग प्राइस है कब का, जब मैंने 11 1/9% का प्रॉफिट कमाया था। तो मैंने जब 11 1/9% का प्रॉफिट कमाया था तो सेलिंग प्राइस कितना था,
300 मल्टीप्लाई, हमसे पूछा क्या गया है कि आप मुझे वो सेलिंग प्राइस बताइए जब मैं 3/3% का प्रॉफिट कमा लूँ। तो जब मैं 3/3% का प्रॉफिट कमा लूँगा तो 279 मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 60 से चला गया तो 0 9 सत्ते 63 6 6 सत्ते 42 42 4 48 4 4 दूनी 12 12 और 4 16 4 30 बात समझ आई। इस टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे वे में पूछे, अगर इसमें ना एक चीज और पूछ सकता है, एक शब्द अगर और ऐड कर दे वो, इसको मैं तब तक रफ कर देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर टू गेन 62/3% टू गेन 62/3% प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो ये लगा दे एट व्हाट प्राइस मोर, अगर यहाँ क्या शब्द जोड़ दे, मोर लगा दे, इधर भी आपका मोर लगा दे, तो ये टाइप तुरंत चेंज हो जाएगा। सब इसका क्या निकालेंगे, पहले वाला सेलिंग प्राइस गिवन है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तब माइनस करेंगे, तब जाकर आपका आंसर आता है। ठीक, तो हम क्या करें, इसको कंसीडर कर लेते हैं फिर 100, मेरा कॉस्ट प्राइस यदि कितना बोलिए 100, तो मैं प्रॉफिट कितना कमाता हूँ इसका 12% का मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, तो कितने में बेचता हूँ 112 रुपए में बेचता हूँ। बात समझ पा रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मैं 17% के प्रॉफिट पे बेचूं तो कितने में बेचा जाएगा 117 में। कितने रुपए ज्यादा बेचना में पड़ेगा, कितने रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा बोलिए, 5 रुपए अधिक में बेचो आप, 5 रुपी मोर। ठीक है, इंग्लिश में मोर बोलो। ठीक, इतना तो समझ ही गए होंगे। वैल्यू क्या गिवन है आपकी 3360, ये वैल्यू किसकी है, ये सेलिंग प्राइस है 12% के प्रॉफिट का, तो मेरे 12% के प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस कितना है 112 मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन हमसे पूछता है। अब उसने आपसे ये नहीं पूछा कि किस कीमत पर बेचूं, अब उसने आपसे ये पूछा है कि कितने रुपए अधिक में बेचूं। पहले से अधिक पूछा है तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, अधिक की। बोलिए कितने रुपए अधिक में बेच दे, 5 रुपए अधिक में बेच देगा, तो 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दिया 15, 150 रुपए अधिक में बेचूंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो इसको कितना बोलेंगे बोलिए 1/9, और इसको कितना बोलेंगे 1/6। कितना बोलेंगे बोलिए 1/9, और इसको कितना बोलेंगे 1/6। प्रॉफिट है तो 9 रुपए की चीज को कितने में बेचेंगे 10 में, ये है तो 6 रुपए की चीज को कितने में बेचेंगे 7 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। एक ही वस्तु की, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, एक ही वस्तु की कभी भी दो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकती, एक ही वस्तु की हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेम। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो या ऐसा नंबर ढूंढ लो जो दोनों को इक्वल कर दे, यानी कि 2 पे इक्वल हो जाएगा, ये 3 पे इक्वल हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई किसकी करूँ 2 की, इधर भी किसकी करूँ 3 की, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 18 रुपए की कोई चीज है, मैं कितने में बेचता हूँ 20 में, मुझे बेचनी कितने में 21 में। ठीक है, अगर मैं वैल्यू लिखूं इसकी तो मुझे यहाँ कितने का प्रॉफिट होता है 11 1/9% का प्रॉफिट होता है, यहाँ मुझे होता है 16 2/3% का प्रॉफिट। कितने रुपए अधिक में बेचना है 1 रुपए अधिक में मोर। बात समझ आई। तो वैल्यू क्या गिवन है 18,000, वैल्यू क्या गिवन है बोलिए 18,000 वैल्यू है आपकी। सेलिंग प्राइस है कब का, जब मुझे 11 1/9% का प्रॉफिट हुआ था। तो बोलिए सेलिंग प्राइस क्या है जब मेरा 11 1/9% का प्रॉफिट हुआ था, तो 20 रुपए में बेची गई। अब उसने पूछा है एट व्हाट प्राइस मोर, कितने रुपए अधिक में बेचूं, तो कितने रुपए अधिक में बेचे भाई 1 रुपए अधिक में बेचे, यानी कि 1। तो ये आपका चला जाएगा 900। ये टाइप समझ आया होगा। एक हम एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन यहीं से ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये क्वेश्चन 2014 सीजीएल प्री में आया हुआ है। यहीं से ही एक बात सुनिए, देखिए सिंपल सिंपल परसेंटेज है, तो मैंने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं।
भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई चीज सिंपल आ जाए, बस आपको ना वो वैल्यू वाली याद रखनी है कि कंपेयर किस चीज को किससे करनी है, ठीक है। जैसी मेरी गिवन वैल्यू होगी वैसा ही उसके नीचे रखेंगे परसेंट या रेशो में, मल्टीप्लाई हमेशा उसकी करेंगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर कोई चीज कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये था, कोई चीज 100 रुपए की थी, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता था? 13% का मुझे प्रॉफिट होता था। कितने का प्रॉफिट होता था? 13% का प्रॉफिट होता था। तो कितने में बेच रहे थे? 113 में। जब मैं 100 रुपए की चीज को कितने में बेचता हूं? अगर 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, यानी कि पहले मुझे 13% का प्रॉफिट होता था, अब मुझे 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 17%। यदि मुझे 17% का प्रॉफिट हो तो मैं इस वस्तु को कितने बेचूंगा? 117 में। कितने रुपए अधिक में बेच रहा हूं मैं? 5 रुपए अधिक में बेच रहा हूं। कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 5 रुपए अधिक में बेच रहा हूं, यानी कि मोर। क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है कि यदि वो उसे 200 रुपए अधिक में बेचे, यदि वो उसे कितना, सॉरी 400 रुपए अधिक में बेचे, वैल्यू 400। देखिए अधिक के नीचे अधिक आता है, कम के नीचे कम, सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी, एमआरपी के नीचे एमआरपी। ये 400 रुपए क्या है? मोर। तो मोर के नीचे क्या आएगा? मोर। कितना मोर है बताओ? 5। और हमसे पूछा क्या गया कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 100। तो ये कितने चला गया? 8 पंजे 40, यानी कि 8000। इसका ये आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए कि कोई चीज मेरी 100 रुपए की थी, 13% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेच दी? 113 में। मुझे 5% पहले से ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी 13 रुपए की चीज पे 100 मतलब 17% का प्रॉफिट होता है। तो 100 रुपए की चीज को अगर मैं 17% प्रॉफिट पे बेचूं तो 117 में बेचूंगा। कितने रुपए अधिक में बेचनी पड़ेगी? 5 रुपए अधिक में बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 400 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो अधिक के नीचे अधिक यानी कि 5, और जो भी हमसे पूछा जाए उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई की। तो मेरा आंसर कितना आया? 8000। इसी से एक क्वेश्चन 2016 सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन, यही से 16 सीजीएल प्री में पूछा गया। ये उसी का क्वेश्चन है जो हम अभी अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, सुन लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन को क्या कहता है? सिंपल सिंपल परसेंटेज है तो हम कितना मान के कर सकते हैं? 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए, मैं 10% के प्रॉफिट पे कोई वस्तु बेचता हूँ, 10% का अगर मैं प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो कितने में बेचते हैं भाई? 110 में। अगर वो वस्तु पहले से 10% कम में खरीदनी शुरू कर दे, यानी कि 10% लेस में, तो कितने में खरीदेगा? 100 का 10% होता है 10, यानी कि 90 रुपए में खरीदना शुरू कर दे। ठीक है, 100 की चीज को 10% के प्रॉफिट में बेचता था, यानी कि 110 में बेचता था। अब वो वस्तु 10% सस्ती हुई तो कितने की होगी? 90 की हुई। अब भी उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है उसे। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। तो 90 का 20% आपका होता है 18 रुपए, यानी कि 90 पे 18 रुपए कमाएगा तो 108 में बेचेगा। पहले से कितने रुपए कम में बेचता? 2 रुपए कम में बेचता पहले से। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कितने रुपए कम में बेच रहा है? 50 रुपए कम में बेचता। देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपके, कम के नीचे कम आता, अधिक के नीचे अधिक, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस। तो पहले से 50 रुपए कम में बेचता है, तो यहाँ कितने रुपए कम में बेचता है? 2 रुपए कम में बेचता है। मल्टीप्लाई हम उसकी करेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछता है। हमेशा रियल कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका 100% होगा। ये बात ध्यान रखना, कोई भी 90 से मल्टीप्लाई ना कर दे। क्या होता है? रियल कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100 होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया आपका? 25। कितना आ गया? 25। ये मेरा आंसर। इसको एक बार और देख लेते हैं। कोई चीज मेरी 100 रुपए की थी, मैंने 10% का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचता हूँ? 110 रुपए में। अब 10% कम में खरीदनी शुरू करता हूँ तो कितने रुपए में? 90 रुपए में। मुझे 20% का फिर भी प्रॉफिट होता है, तो 90 का 20% मैंने निकाला 18 रुपए। 90 पे मैंने 18 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 110 में बेचूंगा। पहले से कितने रुपए कम में बेच रहा हूँ? 2 रुपए कम में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन में कितने रुपए कम में बेच रहा हूँ? 50 रुपए कम में बेच रहा हूँ। कम के नीचे कम, यानी कि 2 रुपए कम। रियल कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई की तो आंसर कितना है? 2500। यहां तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी में से, इसी टाइप में से
कोई भी दिक्कत हो, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस, यहाँ तक आपकी क्लियर होती है बिल्कुल, ठीक है। मीन्स लेवल का है जो 2016 मीन्स में भी पूछा गया है, जो हमने अभी टाइप पढ़ा वहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ए मैन सेल्स ए टीवी at a profit of 25% of the cost price. Had he sold it at a profit of 25% of the selling price, his profit would have increased by 5% of CP plus rupee 100. Find the cost price of TV in rupee. देखिए पहले क्वेश्चनों में क्या था, केवल आपको परसेंट में प्रॉफिट बढ़ा रहा था, यहाँ पे व्यक्ति को 5% सीपी का भी प्रॉफिट हुआ प्लस उसी पे 100 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर इसका मैं बेसिक देखूं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, करना कैसे है वो भी दिखाता हूं आपको। पहले मैं देख लेता हूं, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस को कितना लेट करना है, 100। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, मैंने किसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितने में बेचूंगा मैं, 125, इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस। इसके बाद देखिए यहां तक समझ आया होगा आपके कि किसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो 100 की चीज को अगर मैं 25% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, 125। इसके बाद क्या कहता है वो 25% अगर इफ यदि वो सेलिंग प्राइस के 25% पर बेचे वस्तु को, यदि वो सेलिंग प्राइस पे 25% पे इस वस्तु को बेचता है, ठीक है, तो उसे 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है पहले से। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो ये आएगा 125 का 25% होगा 156.25। ठीक, आपको अगर समझ नहीं आया तो यहाँ से निकाल सकते हो, 125 का 25% यानी कि 1/4 आप निकालोगे तो कितना, 4 तिया 12, 4 1.25 यानी कि 31.25 का प्रॉफिट कमाऊंगा मैं यहाँ से। 31.25 का प्रॉफिट कमाया मैंने, यहाँ मैंने 25 रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 125 पे 31.25 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो 156.25 का प्रॉफिट होगा। तो ये क्या कहता है मेरे हिसाब से, जब मैं इसको देखें दोबारा से देख लेते हैं, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, 25% का प्रॉफिट कमाया तो मैं कितने में बेचता हूँ, 125 में बेचता हूँ। अगर मैं सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट कमाऊं तो 125 का 25% होता है 31.25, तो मैं इसको बेचूंगा 156.25 पे। पहले मुझे प्रॉफिट कितना होता था, 25 का, अब प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, 31.25 का। कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ मेरा, 6.25% का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे, ज्यादा मोर हुआ तो कितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ, सीपी का 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन यही तो बोला। अब सीपी एक तरफ आएगा तो 6.25% सीपी माइनस 5% सीपी बराबर कितने, 100 के। तो ये कितना आ जाएगा, 1.25% सीपी बराबर 100 के। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, 100 डिवाइडेड बाय 125, परसेंट हटाया तो ऊपर क्या चला गया, 100, ये हटाया तो कितना चला गया, 100। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 8। इतनी बात समझ आई। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति इसको 25% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो मैंने 100 की चीज को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितने में बेच दिया मैंने, 125 में। तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 25 रुपए का। यदि मैं इसके सेलिंग प्राइस पे 25% का प्रॉफिट कमाऊं तो इसका 25% कितना होता है, 31.25% का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेच दिया, 156.25 में बेच दिया। यहां से मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 31.25। ऐसा करने पर क्वेश्चन को 5% ज्यादा का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे और 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। मेरे हिसाब से पहले से ज्यादा मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, पहले कितने का प्रॉफिट होता था, 25 रुपए का। अब कितने रुपए का अधिक प्रॉफिट होता है मुझे, 6.25% सीपी का। तो ये इक्वल रख दिया मैंने, इसके बाकी सारी कैलकुलेशन है निकाल लिया। इसका अल्टरनेट क्या होता है, इसको पहले ध्यान से आप उतारिए क्वेश्चन को। इसका बेसिक अल्टरनेट हम डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना हो, कितना प्रॉफिट मुझे ज्यादा हुआ ये निकालना हो,
तो एक लगता है a इंटू ए बाई 100 एक फॉर्मूला होता है, या कोई इसको x इंटू एक्स बाई 100 भी बोल देता है, यानी कि 25 इंटू 25 अपॉन 100 अगर निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है पहले से। तो कितना हो रहा है भाई, 6.25% आ जाएगा यहाँ से। तो 6.25% सीपी बराबर है किसके, 5% सीपी के प्लस 100 रुपये। ठीक, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1.25% सीपी बराबर किसके, 100 के। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 बाई 1.25% हटाया तो 100, पॉइंट हटाया तो 100, तो कितना आ जाएगा सीपी आपका 8000। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम 100 मान के कर रहे थे, आप डायरेक्ट इसको 25 इंटू 25 करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा परसेंट में कितना अधिक प्रॉफिट होता है। ये मेरा एक टाइप पूरा कंप्लीट हुआ। सेकंड टाइप में एक क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आया हुआ 2017 मेंस में। यहाँ तक समझ आया सबके? ये 2017 मेंस 2017 मेंस में क्वेश्चन आया, इसको देखते हैं भाई पहले कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 450 रुपए की कोई मेरी ऑब्जेक्ट है, उसका 1/3 पार्ट आपने 10% लॉस पे बेच दिया, जितना पार्ट आपका बचा उसको किस परसेंट प्रॉफिट पे बेचूं, किस प्रॉफिट परसेंट पे बेचा जाए कि आपका टोटल 20% का प्रॉफिट हो। एक बार इसको बेसिक से देख लेते हैं कि मेरी 450 की कोई चीज है, मान लो सीपी मेरा 450, इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 अगर मैं इसका निकालूं तो 450 का 1/3 कितना होता है, 150 रुपये। 150 पे आपने 10% का 150 पे आपने 10% का लॉस कमाया, प्लस रिमेनिंग पार्ट आपका कितना है 300, उस पे आपने x% का प्रॉफिट कमाया, तो वो बराबर आना चाहिए 450 के 20% की। बात समझ आ रही है कि 450 का 450 का 1/3 होता है 150, उस पे आपने 10% का लॉस कमाया, रिमेनिंग पार्ट पे आपको नहीं पता, जो चीज नहीं पता होती उसको x% मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो मुझे रिमेनिंग पे x% का प्रॉफिट हुआ, तो वो इक्वल होना चाहिए ये वाला लॉस, ये लॉस प्लस ये प्रॉफिट बराबर होना चाहिए टोटल प्रॉफिट के। इतनी बात समझ आई? अब सारी की सारी इसकी कैलकुलेशन है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका 1/3 पार्ट यानी कि 50 को आपने 10% के लॉस पे बेचे थे, लॉस का मतलब होता है माइनस पे, प्लस रिमेनिंग पार्ट को यानी कि 300 को आपने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि x/100 बराबर 450 का 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। बस यहाँ से कैलकुलेशन में 0 से 0 खत्म हुई, 2 0 से 2 0 खत्म हुई, यहाँ से ये इतना आ गया। ठीक, तो माइनस के 15 प्लस के 3x बराबर कितना 90, और 3x बराबर कितना हुआ 105, माइनस के 15 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। यहाँ मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो 3x बराबर 105 था, x बराबर कितना है आपका 35%। इतनी बात समझ आई? और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सेकंड टाइप इसका कि देखिए एलिगेशन वहां लगता है जहां किसी भी एक वस्तु के या किसी एक ऑब्जेक्ट के दो टुकड़े हुए हो और उसका आपको टोटल भी पता हो, वहां आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन का मतलब पहले पार्ट पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट पार्ट एलिगेशन का पहले ही देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, बीच में आता है टोटल। ठीक, और यहां आप लिखते हैं डिफरेंस, इधर भी क्या लिखते हैं आप, डिफरेंस। ये एक होता है, अगर आप प्रॉफिट या लॉस यूज कर रहे हो तो रेशियो हमेशा बनेगी आपकी कॉस्ट प्राइस की। अगर आप प्रॉफिट या लॉस यूज करते हैं तो रेशियो किसकी बनेगी, कॉस्ट प्राइस की। तो देख लेते हैं, पहले पार्ट पे मुझे कितने का लॉस हुआ, माइनस के 10% का। सेकंड पार्ट पे कितने का प्रॉफिट हुआ आपको नहीं पता, तो उसको x% मान लेते हैं।
टोटल पे कितने का होना है, 20% का प्रॉफिट होना है, यानी कि प्लस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बोलिए, माइनस के 10 से 0 आए, 10 चला, 10 0 से 20 गए तो डिफरेंस कितना आया, 30। इसका डिफरेंस कितना आया आपका, x माइनस 20, x माइनस 20। ठीक, और क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे कि 1/3, यानी कि अगर मेरा 3 भाग था, एक को आप बेच चुके 10% में, कितने बेचना बाकी है आपका, x% पे 2, तो 1:2 के इक्वल। रेशियो में कोई भी चीज अगर वैल्यू दी हो तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हो। रेशियो में कोई वैल्यू दी हो तो उसको किस में लिख सकते हैं, डिवाइड में। तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका, तो x माइनस 20/30 बराबर किसके, 1/2 के। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 40 बराबर 30। ये कितना होगा, 2x बराबर 70, x बराबर कितना होगा, 35%। एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आपको 10% का लॉस हुआ, सेकंड पार्ट पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ, टोटल पे आपको कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस कितना बोलिए, 30। इसका डिफरेंस कितना, x माइनस 20। अब 3 भाग है टोटल। देखिए मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज इक्वल होती है p/q के। अगर ये है ओरिजिनल पार्ट, 3 का एक पार्ट आप बेच चुके, 2 आपको बेचना है, तो आप एक बेच चुके, 2 बेचना है। इसको रेशियो को मैंने डिवाइड में लिख लिया, बाकी सारी कैलकुलेशन x बराबर आपकी वैल्यू आई। ठीक, पर पेपर में कैसे करने होते हैं, देखिए सुनिए। कभी भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे आंसर मांगा जाए, परसेंट में आंसर देना हो, तो कभी भी गिवन वैल्यू का यूज नहीं किया करते। कभी भी क्वेश्चन आपसे किस में पूछा गया हो, परसेंट में पूछा गया हो, तो गिवन वैल्यू का कभी भी यूज नहीं किया करते, डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं ये बेसिक समझ में आया होगा। ये बुकों में आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। 1/3 को पढ़ते हैं। 1/3 का मतलब क्या है, अगर मेरे पास टोटल 3 पार्ट थे, एक आपने बेच दिया, सोल्ड, कितने पे, 10% लॉस पे। रिमेनिंग पार्ट कितने बचे आपके पास, 2, जो आपको बेचने हैं। 2 पार्ट आपको बेचने हैं, यहां तक बात समझ आई। अब देखिए, एक एक पार्ट पे आप कितना कमाना चाहते हैं, 20%। तो 3 पार्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाओगे आप, 60% प्रॉफिट। एक पार्ट पे आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 3 पार्ट पे कितना प्रॉफिट कमाओगे, 60% प्रॉफिट कमाओगे। जैसे ही आपने ये, तो आपने कंसीडर किया कि मैं ऐसा करूंगा। 3 आपके पास मान लो मार्कर है, एक मार्कर पे आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 3 मार्कर पे कितना कमाओगे, 60% का प्रॉफिट कमाओगे। पहले पे आप गए बाजार में, 10% का आपने लॉस कर दिया। आप किस में चले गए, 0 थे, मान लो आपको इस पॉइंट से 60 पे जाना था, आपने यहां से चलना शुरू किया, माइनस के 10 पे चले गए। बताओ अब क्या करें, कितना कितना कितनी मेहनत करें कि 60 रुपए कमा लें। इस माइनस के 10 से 0 आना, यानी कि 10, और 0 से 60 जाना, तो कितना कमाए हम, 70% कमाए। कितने पे, 2 पे, तो एक पे कितना कमाएंगे, 35%। इसका डायरेक्ट आंसर ऐसा आता है। ठीक है, 3 पार्ट पे मुझे कमाना था 20% प्रॉफिट, एक पे मैं 20 कमाता हूँ, तो 3 पे कितना कमाऊंगा, 60%। पहला मार्कर बेचने गया तो 10% का लॉस हो गया, तो दूसरे मार्कर पे कितना कमाऊं कि मुझे 60% हो जाए, तो कितना कमाऊं, 70 कमाऊं। कितनों पे, 2 पे, एक पे कितना, 35%। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये क्या कहता है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। ये प्री का क्वेश्चन है, यहाँ से प्री में पूछा जाता है क्वेश्चन। जितने भी आपके कांस्टेबल वगैरह लेवल के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आते हैं। ये क्वेश्चन है, द सीपी ऑफ 3 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमें नहीं पता क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको खुद बताना है। ठीक, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो आप हमें बताइए क्या इसमें कितने प्रतिशत का उस व्यक्ति को लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की उस व्यक्ति को हानि हुई। इतनी बात समझ आई। तो देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है, पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। 3 वस्तुओं का सीपी बराबर है 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के।
ये आपकी वस्तुएं हैं या नहीं है, पहले तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं। और हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी ऑब्जेक्ट पे प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, उस वस्तु की कीमत पर हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 3 CP ऑब्जेक्ट बराबर 5 SP ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कभी भी आपको प्राइस बनाना हो, ऑब्जेक्ट से आपको क्या बनाना हो, कभी भी प्राइस बनाना हो, यानी कि कीमत निकालनी हो, ठीक है, तो आप इनके वस्तुओं के स्थान परिवर्तन कर दोगे। जैसे ही आपने इनका प्लेस चेंज किया, वैसे ही इनको कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये कीमत में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 5 CP, CP के नीचे CP बराबर 3SP। ठीक, तो ये क्या बन जाएगी, कीमत। बोलिए, 5 रुपए की चीज आप कितने में बेचते हो, 3 रुपए में। 5 रुपए की चीज कितने में बेचते हो, 3 में। कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, आप ही बताइए। 5 की चीज जब 3 में बेचोगे तो कितने का लॉस हुआ, 2 का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 5 पे मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 40%। और क्या हुआ मुझे, लॉस। ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक, तो कभी ये पहले लिख लो, क्वेश्चन ने क्या दिया है, 3 CP बराबर 5 SP, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। प्रॉफिट या लॉस होता किस पे, जब आप इनके प्लेस को चेंज कर दोगे, स्थान परिवर्तन कर दोगे, तो 5 इधर आ जाएगा, 3। न्यूमेरिकल वैल्यू का स्थान परिवर्तन करना होता है बस, ना कि इनके CP SP का। ठीक, तो जैसे ही आप चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 CP बराबर 3SP। कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 का। किस पे, 5 पे मल्टीप्लाई 100, तो कितना लॉस हुआ आपको, 40% का लॉस हुआ। एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। देखो, स्टार्ट है। ठीक, मैं काट देना बीच में, क्वेश्चन चेंज कर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिए। ये क्या बोलता है, 7 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। देखिए, आर्टिकल या कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बोलिए। ऑब्जेक्ट है। इसका आप प्लेस चेंज करें, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस। ठीक, हमेशा कीमत पर निकाला जाएगा प्रॉफिट, लाभ या हानि। लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है, देखिए, कीमत पर निकाला जाता है। ठीक, और कीमत का पता कैसे चलता है, आप ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर दो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो हमें क्या पता चल जाएगा, बोलिए, प्राइस। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुझे क्या निकालनी, कीमत निकालनी। तो 5 इधर आया, 7 इधर गया, CP के नीचे CP, SP के नीचे SP। 5 रुपए की चीज आप कितने में बेचते हैं, 7 में, तो कितने का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे, हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता, बोलिए, प्रॉफिट या लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो किस पे हुआ, 5 पे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 40%। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लॉस। ये बेसिक था इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाया जाए तो क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ से समझ आ रही है बात। क्वेश्चन है, हमेशा ज्यादातर आप किसी, अगर एक साल की मैं बात करूं, ये 5, अगर एग्जाम 10 होते हैं तो 6-7 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है, ए शॉपकीपर परचेज 2 लेमन इन 3 रुपी एंड सोल्ड 3 लेमन इन 2 रुपी, फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमें नहीं पता उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हिंदी में देख लेते हैं। एक दुकानदार 2 नींबू की दर से, सॉरी, 3 रुपए की दर से 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए की दर 2 रुपए की दर से नींबू बेच देता है। दोबारा से देख लेते हैं। एक दुकानदार 3 रुपए की दर से 2 नींबू खरीदता है और 2 रुपए की दर से 3 नींबू बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। पहले आप क्वेश्चन के कंटेंट को लिखिए। क्वेश्चन ने कंटेंट क्या दिया है, देख लेते हैं। ये वस्तु है मेरी और ये क्या है, रुपए। ठीक, इधर CP लिखते हैं और इधर SP। कितने नींबू खरीदता है वो, 2 नींबू खरीदता है, कितने रुपए के, 3 के, और 3 नींबू बेच देता है, कितने रुपए के, 2 के।
2 नींबू खरीदता है 3 रुपए के, 3 नींबू खरीद बेच देता है कितने के, 2 रुपए के। अब एक बात सुनिए, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर होता है नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट के। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि जितनी वस्तु आपने खरीदी है उतनी ही ना बेच दें, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए, वस्तुओं को नंबर ऑफ सीपी बराबर नंबर ऑफ ये करना, तो बताइए जिस चीज को इक्वल करना हो उसकी आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई नहीं ऊपर कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई नीचे। तो मैथ का ये नियम है, जैसा आपने इधर किया वैसा ही आप इधर करोगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई इधर। तो ये कितना हो जाना है, मल्टीप्लाई करें तो 6 वस्तु आपने 9 रुपए की खरीदी, 6 वस्तु आपने कितने की बेच दी, 4 रुपए की। ठीक है, 6 वस्तु कितने रुपए की खरीदी आपने, 9 की, 6 वस्तु आपने कितने की बेच दी, 4 की। कितने का लॉस हुआ आपको, 5 वस्तुओं का, सॉरी 5 रुपए का। 9 रुपए की चीज को आप 4 रुपए में बेचते हो, कितने का लॉस हुआ, 5 रुपए का। किस पे, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। सीपी कितना है मेरा 9%, में आंसर देना है तो 100। इसको सॉल्व करोगे 1/9 की वैल्यू 11, 1/9%, वो बाद में सीखेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, अभी सोल्व करेंगे, 55 5/9%। ठीक, यहीं से ही अगर मेंस की बात करूं, अगर मैं, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहां से आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। एक दुकानदार 5 रुपए की दर से 4 नींबू खरीदता है और 4 रुपए की दर से 5 नींबू बेच देता है, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने % का प्रॉफिट हुआ, ये क्वेश्चन को देख के पता चलेगा, ये हम करेंगे। तो फिर हम वस्तु लिखते हैं और ये रुपए लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में ऑब्जेक्ट, और ये रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखिए, ये क्वेश्चन था कि 5 रुपए की दर से 4 नींबू खरीदता है और 4 रुपए की दर से 5 नींबू बेच देता है, तो कितना हमने क्या खरीदा ये लिख लेते हैं पहले। वो 4 नींबू खरीदता है कितने के, 5 के, और 5 लेमन बेच देता है 4 रुपए के। आप खुद जानते हैं कि जब तक नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट करना होगा, यानी कि वस्तुएं इक्वल करनी होंगी, खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु के इक्वल करनी होगी, तभी आप क्या बता सकते हैं, बताइए, प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करूं और 4 की मल्टीप्लाई नीचे। मैथ का ये नियम होता है कि आपने जैसा इधर किया वैसा ही आप इधर करेंगे, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई इधर करो और 4 की मल्टीप्लाई इधर करो। ऐसा करने पर क्या हुआ बताइए, कि 20 रुपए की चीज आपने कितने में खरीदी, 25 में, सॉरी 20 वस्तुएं आपने कितने में खरीदी, 25 रुपए में, और 20 वस्तुओं को आपने कितने में बेच दिया, 16 रुपए में। तो 20 रुपए की चीज को अगर आप 16 रुपए में बेचोगे, कितने का लॉस हुआ, 9 रुपए का लॉस हुआ। किस पे हुआ लॉस, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100। तो 25 चौका 100, 9 36% आपका क्या हुआ, बोलो, लॉस। ये भी आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में ना ये लॉस प्रॉफिट ये सब आपको खुद बताना होता है। ठीक है, देख लीजिए दोबारा, नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैथ का नियम होता है, जैसा आपने इधर किया वैसा ही आपको इधर करना होगा। तो 25 यहाँ 16, 25 की चीज को आप कितने में बेचते हो, 16 में, तो कितने का लॉस हुआ आपको, 9 रुपए का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 25 में मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ, 36% लॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी का एक 2017 मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मली करना ही सही होगा। ये क्वेश्चन 2017 मेंस में पूछा गया, थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछता क्वेश्चन को। क्या था, ए शॉपकीपर परचेज 24 बनाना इन 32 रुपीज, ही सोल्ड 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12 रुपी पर डजन। डजन का मतलब 12 वस्तुएं 12 रुपए में।
और अब वह अपने सेलिंग प्राइस को यानी कि विक्रय मूल्य को 4 रुपए दर्जन कर देता है। देखिए इंग्लिश में आप समझिए, टू का मतलब होता है कि ये इतना कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो बाय का मतलब होता है इतने रुपए घटा दिया। जैसे पहले 12 रुपए दर्जन था तो अब 4 रुपए दर्जन घटा देगा। अगर बाय होता तो ये 8 रुपए पर डजन हो जाता, 4 रुपए घटा देता अगर, ठीक है। पर यहाँ पे टू है तो इसका मतलब 4 रुपए दर्जन कर देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी व्यक्ति ने 24 केले खरीदे 32 रुपए के और वह 18 केले बेच देता है 12 रुपए दर की दर 12 रुपए दर्जन की दर से। और अब वो जितने भी बनाना बचे उनको 4 रुपए दर्जन की दर से बेचता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या है। एक बार देख लेते हैं। वस्तु है आपकी, वस्तु, और ये क्या है आपके रुपये। कितनी वस्तु आपने खरीदी सीपी, कितने खरीदे थे आपने, 24 केले खरीदे थे, कितने के, 32। 5 मिनट के लिए अपने आप को एक ठेली वाला मान लेते हैं कि मैं कितने खरीद के लाया, मैं अपने आप को ही मान लेता हूँ, ठीक है। 24 केले खरीदे उसने कितने के, 32 के। और एक व्यक्ति आया, उसने बोला भैया कितने रुपए के केले दिए हैं, मैंने बोला कि भाई 12 रुपए दर्जन। कितने रुपए दर्जन, 12 रुपए दर्जन। तो यहां से एक वस्तु की कीमत निकालनी होगा। मैंने क्या बताया था आपको, एक वस्तु की कीमत हमेशा रुपये डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। बताइए एक बनाना का प्राइस कितना होगा, 12 रुपए, 12, तो एक बनाना कितने रुपए का, एक का। उसने बोला कि भैया मुझे 18 केले चाहिए, ठीक है 18 केले ले जाओ। रेट क्या है, एक बनाना 1 रुपए का है, तो 18 केले कितने के बेचे उसने, 18, ठीक है। फिर मेरे पास अब मेरी जो ठेली है वो कितने, ठेला होता है ना, कितने केले बचे, अब 6 केले बचे जो मुझे बेचने। अब शाम का टाइम हुआ, मैंने क्या करा, 12 रुपए दर्जन ना करके मैंने 4 रुपए दर्जन रेट कर दिया। तो नाउ अब मेरा बनाना का रेट कितना है, बोलिए। एक बनाना का रेट क्या है, एक बनाना मेरा कितने का है, रुपए कितने हैं, 4, डजन में कितने थे, 12। तो एक केला मेरा अब मैं कितने का बेचता हूँ, 1/3 का मैं सोल्ड करना चाहता हूँ, यानी कि सेल करना चाहता हूँ। अब कोई आया मेरे पास, उसने कितने केले मांगे मेरे से, 6 के। एक केला कितने का है, 1/3 का, 6 बनाना कितने के होंगे, बोलिए। एक बनाना 1/3 का, तो 6 कितने के मेरे, 2 रुपए के। तो मैंने 6 केले कितने के बेच दिए, मैंने 2 रुपए के बेच दिए, ठीक। अब टोटल देख लेते हैं कितनी सेलिंग हुई मेरी। मैंने 18 तब बेचे, 6 तब बेचे, तो 24 केले मैं बेच चुका, कितने रुपए के, 18 और 2 20 के। अब मुझे वो नियम लगाना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट है। 24 केले खरीदे थे, 24 बेचे, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकता हूँ। वरना मुझे क्या करना होता, ऑब्जेक्ट को इक्वल करना होता, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। तो बताइए 32 रुपए के मैंने 24 केले खरीदे, मैंने 24 केलों को कितने का बेच दिया, 20 का। कितने का लॉस हुआ मुझे, 12 रुपए का लॉस हुआ। लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 मल्टीप्लाई 100, तो 4 दिया ये 8, 3/8 की फ्रैक्शन होती है 37, 1/2%। और मुझे क्या हुआ इसमें, लॉस हुआ, ठीक। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैंने 24 केले 12 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे, तो एक केला कितने का बेच रहा था मैं, 12 रुपए के 12 बेच रहा था, एक केला कितने का था, 1 रुपए का। तो मैंने 18 केले कितने के बेच दिए, 18 रुपए के बेच दिए। अब मेरे पास टोटल 24 थे, 18 बेच चुका, कितने बचे, 6 केले बचे। अब 6 किलो का रेट कितना हो गया, 4 रुपए दर्जन। तो नाउ अब एक बनाना कितने रुपए का हो गया, रुपए कितने, 4, डजन में आते हैं 12, तो एक केला कितने का, 1/3 का मेरा एक बनाना हुआ। तो 4, मेरे पास कितने बनाना बचे, 6, तो 6 बनाना मैंने कितने के बेच दिए, एक केला 1/3 का, तो 6 कितने के, 2 रुपए के, 2 के बेच दिए। मैंने टोटल सेल कितना कर दिया, 24 कर दिया। नंबर ऑफ बाइंग ऑब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ सेलिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये कितने का आ गया, 20। 32 रुपए की चीज अगर मैं 20 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे कितने का लॉस हुआ, 12 रुपए का लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 32% में आंसर देना है तो 100, तो 37 1/2% लॉस हुआ।
यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक करते रहेंगे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट।